नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एडमिशा क्लासेस में। साथियों, आज हम बीएड द्वितीय सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र सामयिक भारतीय शिक्षा के इकाई द्वितीय का अध्ययन करेंगे। इकाई द्वितीय में सबसे पहले हम प्राथमिक शिक्षा के बारे में जानेंगे कि प्राथमिक शिक्षा क्या है तथा विभिन्न आयोगों तथा भारतीय संविधान के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा को वर्णित करने का प्रयास किया गया है, बताने का प्रयास किया गया है। तो वह कैसा स्वरूप बताया गया है प्राथमिक शिक्षा का विभिन्न आयोग और संविधान के द्वारा, तथा उसके बाद हम भारतीय शिक्षा जो है यानी कि भारतीय में जो प्राथमिक शिक्षा है इसके क्या उद्देश्य हैं इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो अगर चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए तथा क्लास अच्छी लगे जिससे अन्य अपने बीएड द्वितीय सेमेस्टर में पढ़ाई करने वाले प्रशिक्षणार्थियों में इसको शेयर करिए। देखिए, ये जो आपकी क्लासेस चल रही हैं यह महात्मा गांधी काशीदा पीठ वाराणसी के अकॉर्डिंग तथा राष्ट्र संत तुकोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी और इसके बाद आपका GCU, ठीक है, बलिया, इसके अकॉर्डिंग ये क्लास चलेगी क्योंकि तीनों यूनिवर्सिटी का सिलेबस एक ही है। इसलिए इन तीनों यूनिवर्सिटी में आप किसी एक यूनिवर्सिटी पढ़ रहे हैं तो आप यहाँ से क्लास ले सकते हैं और आनंद उठा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करेंगे। देखिए, लिखा हुआ है प्राथमिक शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा का अर्थ, तो प्राथमिक शब्द का अर्थ होता है आरंभिक या मुख्य, इसलिए प्राथमिक शिक्षा का अर्थ हुआ आरंभिक या मुख्य शिक्षा। समझ रहे होंगे आप बात को। कर आगे प्राथमिक शब्द का अर्थ होता है आरंभिक या मुख्य, यानी शुरुआती या मेन। यह प्राथमिक शब्द का अर्थ क्या होता है कि आरंभिक यानी शुरू से या मुख्य, इसलिए प्राथमिक, अब इसमें शिक्षा लगा देंगे, इसलिए प्राथमिक शिक्षा का अर्थ होता है आरंभिक या मुख्य शिक्षा। जब प्राथमिक शब्द का अर्थ है आरंभिक या मुख्य तो उसी तरह प्राथमिक में अगर शिक्षा लगा देंगे तो हो जाएगा आरंभिक शिक्षा या मुख्य शिक्षा। यानी कि जो प्राथमिक शिक्षा होती है वह शुरुआती शिक्षा होती है और वह मुख्य शिक्षा होती है। आगे बताया गया है आरंभिक शिक्षा इसलिए क्योंकि यह शुरू से प्रदान की जाती है, क्योंकि यह शुरू से प्रदान की जाती है इसलिए प्रारंभिक या आरंभिक शिक्षा इसे कहते हैं। आगे तथा मुख्य शिक्षा इसलिए क्योंकि यह भविष्य के लिए शिक्षा की नींव होती है। ठीक है, मुख्य शिक्षा इसलिए कहते हैं क्योंकि जब तक हमारी नींव मजबूत नहीं होगी तब तक हमारा मकान अच्छा नहीं बन पाएगा, इसीलिए इसको कहा जाता है मुख्य शिक्षा, क्योंकि यह भविष्य क्या है, नींव है। ठीक, आप समझ रहे होंगे। आगे देखेंगे हम, अतः इसका एक अन्य नाम बुनियादी शिक्षा भी है। इसका एक अन्य नाम क्या है, बुनियादी शिक्षा। आपने पढ़ा होगा गांधी जी की बुनियादी शिक्षा, बेसिक शिक्षा, तो यह इसका नाम बेसिक शिक्षा भी है, बुनियादी शिक्षा भी इसका नाम है। बुनियादी शिक्षा का मतलब है कि बुनियाद, जितनी बुनियाद यानी नींव मजबूत होगी उतने अच्छा मकान बनेगा। यानी जितने अच्छे से आपने प्राथमिक शिक्षा का अध्ययन किया रहेगा, प्राथमिक शिक्षा में आपने अध्ययन अध्यापन कार्य आपका हुआ रहेगा जितने अच्छे ढंग से, उतने अच्छे ढंग से आप आगे माध्यमिक स्तर की शिक्षा और उच्च स्तर की शिक्षा आप ले पाएंगे। ठीक है, अब आपको मान लीजिए कि 7/5 गुणे 3/2 करने ही नहीं आ रहा है, आपने प्राथमिक शिक्षा में इसका ज्ञान कक्षा 4 में प्राप्त नहीं किया है, तब जब आप आगे जाएंगे माध्यमिक में तो यहाँ x लग जाएगा, यहाँ y लग जाएगा, यहाँ y लग जाएगा, यहाँ x लग जाएगा, तो आप कैसे हल कर पाएंगे, नहीं हल कर पाएंगे। वही चीज़ है। तो कह रहा है कि इसीलिए मुख्य शिक्षा इसलिए क्योंकि यह भविष्य की शिक्षा की नींव होती है, अतः इसका एक अन्य नाम बुनियादी शिक्षा भी है। ठीक, यानी इसको हम बुनियादी शिक्षा भी कहते हैं। समझ गए। तो इसका कितना नाम हो गया, मुख्य शिक्षा, बुनियादी शिक्षा, आधार शिक्षा और आरंभिक शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा के कितने अन्य नाम होते हैं। आगे देखेंगे हम, भारतीय संविधान ने प्राथमिक शिक्षा का अर्थ स्पष्ट करते हुए वर्णन है कि भारतीय संविधान ने क्या किया, प्राथमिक स्तर की जो शिक्षा है उसका अर्थ स्पष्ट करते हुए कहा, यानी भारतीय संविधान में वर्णन है कि प्राथमिक शिक्षा क्या है। देखिए, राज्य संविधान के प्रारंभ से 10 वर्ष की समयावधि में सभी बालकों को 14 वर्ष की अवस्था के समाप्ति तक निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करेगा। यानी कि इस भारत के संविधान में भी वर्णन है कि जो राज्य हैं वह अपने राज्य के अंतर्गत निवास करने वाले जो 6 से 14 वर्ष के बालक हैं, तो 6 से 14 वर्ष तक के जो बालक हैं उनकी शिक्षा दीक्षा
निःशुल्क उनको प्रदान करेगा। ठीक है, कितने से अवस्था तक? 14 वर्ष की समाप्ति तक उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी आप सभी को। यानी कि 8 साल जो शिक्षा है वह उन्हें निःशुल्क प्रदान की जाएगी। कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 8 तक की बात की गई है कि 6 से 14 वर्ष के जो बालक होंगे तो वह 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 यानी वे 8 साल वे अध्ययन करेंगे निःशुल्क। ठीक, ये तो भारतीय संविधान के अनुसार प्राथमिक शिक्षा का अर्थ हो गया। अब आगे देखेंगे कोठारी आयोग के अनुसार। कोठारी आयोग ने कहा कि प्राथमिक शिक्षा 2 भागों में बटी रहेगी। कौन कौन से भागों में? निम्न प्राथमिक और उच्च प्राथमिक। निम्न प्राथमिक और उच्च प्राथमिक, जैसा कि आप इसमें भी देख रहे हैं कि उच्च प्राथमिक विद्यालय होते हैं और प्राथमिक विद्यालय होते हैं। तो कोठारी आयोग ने कहा था कि निम्न प्राथमिक होंगे जिसमें कि 6 से 10 वर्ष के बालक अध्ययन करेंगे और उच्च प्राथमिक जो होंगे उसमें 11 से 14 वर्ष के बालक अध्ययन करेंगे। ठीक है, इन्होंने निम्न प्राथमिक की अवधि 4 वर्ष रखी और उच्च प्राथमिक की अवधि कितना है? 11, 14, 3 वर्ष रखी। ठीक है, लेकिन अब आप देखिए 4, 3, 7 वर्ष हुआ और हमारी प्राथमिक कक्षा कितनी होती है? 8 साल की होती है, 1 से 8 तक होती है। ठीक है, तो यह कोठारी आयोग के अनुसार हमने बताया कि प्राथमिक शिक्षा 2 भागों में बटी थी, निम्न प्राथमिक और उच्च प्राथमिक। 6 से 10 वर्ष यानी 4 साल की निम्न प्राथमिक और 3 साल की उच्च प्राथमिक। और इसके बाद है पंचवर्षीय योजना के अनुसार। पंचवर्षीय योजना के अनुसार प्राथमिक शिक्षा का अर्थ हम देखेंगे कि प्राथमिक शिक्षा कितने साल की होनी चाहिए। तो पंचवर्षीय योजना जो इस समय चल भी रही है, तो पंचवर्षीय योजना ने प्राथमिक शिक्षा को 2 भागों में बांटा है। कौन कौन से भागों में बांटा है? पहला है 5 वर्ष की शिक्षा और दूसरा है 3 वर्ष की शिक्षा, यानी पंचवर्षीय शिक्षा और त्रिवर्षीय शिक्षा। इसमें 2 भागों में बांटा है और जो आज के समय में आपको देखने को मिलता भी है। तो देखिए पंचवर्षीय शिक्षा में उन्होंने कहा कि 6 से 11 साल जो बालक 6 से 11 साल तक होगा तो वह 5 वर्षीय शिक्षा प्राप्त करेगा। यानी कक्षा 1 से कितने से? वह बालक जो होगा वह कक्षा 1 से कक्षा 5 की शिक्षा 6 साल से 11 साल तक प्राप्त करेगा। उसके बाद कक्षा 6 से कक्षा 8 की जो शिक्षा होगी वह 12 से लेकर 14 साल के बीच में प्राप्त करेगा। तो इन्होंने इसके लिए 5 साल और इसके लिए 3 साल निर्धारित किया है। ठीक है, 5 वर्ष की शिक्षा 5 साल, 3 साल की शिक्षा 3 साल, तो 5 और 3 कितना हो गया? 8 साल, और 8 साल में बच्चा कक्षा 8 तक पढ़ लेगा। तो यह था प्राथमिक शिक्षा का अर्थ और प्राथमिक शिक्षा विभिन्न आयोगों, ठीक है, और संविधान के अनुसार। अब हम आगे बात करेंगे कि प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं। चूँकि उद्देश्य को ध्यान में रख करके प्राथमिक शिक्षा के स्वरूप पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाता है। तो हम उद्देश्यों की बात करेंगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए आप। ठीक है, हाँ हो गया होगा। और उसको भी रेज करते हैं और मैं उद्देश्य को लिखूंगा, उद्देश्य को समझाऊंगा, उद्देश्य को आप नोट डाउन करिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अब प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य। क्या क्या उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं प्राथमिक शिक्षा के। तो प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य बताने से पहले मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, सुन करके समझ करके अपनी भाषा में। क्योंकि जब आप अपनी भाषा में लिखते हैं तो आपको चीज़ें अच्छे समझ में आती हैं और जब आप दूसरी भाषा में लिखते हैं तो आपको चीज़ें याद करनी पड़ती हैं। जैसे मेरा उद्देश्य यहाँ पे ये होता है कि मैं ये जो चीज़ें आपके समझ से लिखी हुई हैं मैं सिर्फ इनको आपको समझा दूँ और आप स्वयं से नोट्स बना करके लिखिए। तो देखिए, सर्वप्रथम प्राथमिक शिक्षा को उद्देश्य को निश्चित करने हेतु भारतीय शिक्षा आयोग, नाम नोट करिएगा, भारतीय शिक्षा आयोग, भारतीय शिक्षा आयोग, भारतीय शिक्षा आयोग ने सर्वप्रथम प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य निर्धारण करने के लिए इसके 2 उद्देश्य निर्धारित किए। कितने उद्देश्य? सिर्फ 2 उद्देश्य इसके निर्धारित किए। अब 2 उद्देश्य क्या क्या थे? पहला उद्देश्य था आपका जन शिक्षा का प्रचार और दूसरा हमारा उद्देश्य था, पहला नोट करेंगे उसके बाद दूसरा देखेंगे। ठीक है, पहला है जन शिक्षा, पहला था जन शिक्षा का प्रचार प्रसार। ठीक है, और दूसरा हमारा था व्यवहारिक जीवन की शिक्षा देना, यानी जो व्यवहार का जीवन बताते हैं आपको अभी, व्यवहारिक जीवन की शिक्षा। ठीक, व्यवहारिक जीवन की शिक्षा। तो सर्वप्रथम भारतीय शिक्षा आयोग ने
प्राथमिक शिक्षा के दो उद्देश्य निर्धारित किए, पहला जन शिक्षा और दूसरा व्यवहारिक जीवन की शिक्षा। ठीक है, जन शिक्षा का मतलब ये है कि ऐसी शिक्षा जो सभी जनमानस को मिले, और दूसरी ऐसी शिक्षा हो जो कि व्यवहारिक जीवन संबंधित हो, जीविकोपार्जन संबंधित हो, रोजगार से संबंधित हो। ठीक है, ये दो शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित किए कि प्राथमिक शिक्षा ऐसी हो जो कि जनता को जागरूक कर सके, सभी लोगों के समान रूप से उपलब्ध हो, और उसमें व्यवहारिक जीवन जो हमारे व्यवहार में क्या है, हम बाजार जाते हैं, सामान खरीदते हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग संक्रिया हो, हमारे पे पर्यावरण से संबंधित तथ्यों का उसमें ज्ञान हो। तो मुख्य रूप से उन्होंने कहा कि जन शिक्षा और व्यवहारिक जीवन की शिक्षा का ज्ञान होना चाहिए प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत। उन्होंने ये दो उद्देश्य निर्धारित किए। इसके बाद NCERT जानते होंगे आप। NCERT ने प्राथमिक शिक्षा के लिए जो राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा प्रस्तुत की, उसके अनुसार जो प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य हैं वह हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये जो उद्देश्य लिखे हुए हैं वह आपके NCERT के माध्यम से तय किए गए हैं, NCERT के द्वारा तय किए गए हैं। NCERT ने जो राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा बनाई, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा का मतलब ये है कि ऐसी शिक्षा जो पूरे भारत में जो प्राथमिक शिक्षा है उसके उद्देश्य को पूरा करती हो, यानी प्राथमिक शिक्षा जो पूरे भारत में प्रदान की जा रही है सबका उद्देश्य यही होगा। ठीक है, तो देखेंगे पहला क्या उद्देश्य है। प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य ये NCERT के राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा के अनुसार उद्देश्य है। तो आप अपने कॉपी में लिखेंगे कि प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य को निश्चित करने हेतु सर्वप्रथम भारतीय शिक्षा आयोग ने विचार व्यक्त किए। उन्होंने दो उद्देश्य निश्चित किए, जन शिक्षा, व्यवहारिक जीवन की शिक्षा। इसके बाद NCERT ने राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा प्रस्तुत की जिसमें प्राथमिक शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य थे। लिख करके आप इसको लिखेंगे कि विज्ञान व तकनीकी के महत्व को समझाना जिससे खोजी प्रवृत्ति का विकास हो सके, यानी कि विज्ञान व तकनीक का महत्व समझाना बालक को। विज्ञान व तकनीक का महत्व जब बालक समझेगा तब वह उसके अंदर खोजी प्रवृत्ति का विकास होगा, जिज्ञासु प्रवृत्ति का विकास होगा। यानी कि जैसे कि हम बताएंगे कि कोई भी लोहे की चीज़ होती है वो डूब जाती है, लेकिन जहाज नहीं डूबता है। ठीक, तो बालक कहेगा कि मतलब जहाज डूबता काहे नहीं है, क्यों नहीं डूबता है? तो वह जहाँ से क्यों, कब, कैसे प्रश्न लगा करने, वहीं से उसकी खोजी प्रवृत्ति का विकास शुरू हो जाता है बालक का। तो जब उसको हम विज्ञान के नियम, कानून, तथ्य से परिचित कराएंगे, सिद्धांतों से परिचित कराएंगे, तभी वह जिज्ञासु प्रवृत्ति, खोजी प्रवृत्ति का विकास उसके अंतर्गत हो सकेगा। आगे देखेंगे हम वर्ग भेद से ऊपर उठकर सहयोग की भावना का विकास करना। प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य ये भी होता है कि ऐसी शिक्षा प्रदान की जाए जिससे बालक जो वर्ग भेद, जाति प्रथा चल रही है, इससे ऊपर उठ के वह एक मानव के प्रति एक सही ढंग से जो समुचित व्यवहार है वह कर सके, एक स्वस्थ मानव समुदाय का निर्माण कर सके, न कि जाति वर्ग पर आधारित एक समाज का वह भावी जीवन में निर्माण कर सके। इसलिए प्राथमिक स्तर की शिक्षा का उद्देश्य होता है कि वर्ग भेद से ऊपर उठकर सहयोग की भावना का विकास करना भी एक उद्देश्य होना चाहिए। इसीलिए क्या होता है कि बच्चे लंच साथ में करते हैं। ठीक है, वो उसका खाना खाएगा, वो उसका खाना खाएगा, वो बिस्कुट उसका खाएगा, वो उसकी पाउरोटी लेके खाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होता है, वर्ग भेद की समाप्ति होती है, आपस में मिलजुल के बालक रहते हैं। आगे देखेंगे हम चरित्र व व्यक्तित्व के वांछनीय गुणों का विकास करना। चरित्र, देखिए एक कहावत कही गई है कि धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और चरित्र गया तो सब कुछ गया। तो यही चीज़ है यहाँ पे कि चरित्र व व्यक्तित्व के वांछनीय गुणों का विकास करना। प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य यह भी होता है कि बालक को चरित्रवान बनाया जाए, उसके अंतर्गत उसके अंदर नैतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, इन सभी गुणों का समावेश किया जाए, और इन सभी गुणों का समावेश करके उससे एक अच्छा संस्कृति युक्त मानव बनाया जाए, यानी कि वह संस्कारी बालक हो, वह चरित्रवान हो। आगे देखेंगे हम राष्ट्रीय प्रतीकों एवं संस्थाओं के प्रति आदर की भावना उत्पन्न करना। प्राथमिक स्तर की शिक्षा में ये आपको यह भी ज्ञान कराया जाता है कि हमारे राष्ट्रीय प्रतीक क्या हैं और उनका हमें सम्मान करना चाहिए। राष्ट्रीय गान जब वो बजता है तो हमें खड़े होकर के सावधान की मुद्रा में उसका सम्मान करना चाहिए। इसके बाद संस्थाओं, जो राष्ट्रीय संस्थाएं हमारी हैं, उनका भी हमें सम्मान करना चाहिए। आगे देखेंगे हम भारतीय बहुसांस्कृतिक परिवेश का ज्ञान कराना एवं अस्पृश्यता, सांप्रदायिकता एवं जातिवाद का विरोध करना सिखाना।
देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे भारत के संदर्भ में, ये तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि भारतीय बहुसांस्कृतिक परिवेश का मतलब ये है कि हमारे ही गांव में, आपके शहर में, आपके ही कस्बे में इस समय गेहूं कटाई का समय चल रहा है। पंजाबी लोग आए होंगे वो अपने हार्वेस्टर लेकर के, और हमारे भारतीय समुदाय में कई जातियाँ, ठीक है, कई प्रजाति, कई विभिन्न स्थानों के लोग रहते हैं। हमारे यहाँ एक कश्मीरी काम करते हैं, कश्मीर से आए हुए यहाँ पर बस गए हैं। तो क्या है कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है यह बहुत संस्कृति है, यानी कई सारी संस्कृतियों का समावेश है, कई सारी जातियों का, समुदायों का, धर्मों का, ठीक है, ये क्या है, समावेश है। तो यहाँ पे क्या है कि भारतीय बहुसांस्कृतिक परिवेश का ज्ञान कराने से मतलब ये है कि अपनी धर्म और संस्कृति का सम्मान करते हुए और उसको श्रेष्ठ बताते हुए दूसरे के भी धर्म और संस्कृति का सम्मान करना। इसके बाद अस्पृश्यता यानी छुआछूत की भावना तथा सांप्रदायिकता यानी कि धार्मिक जो झगड़े हैं उनसे दूर रहना, छुआछूत की भावना को त्याग देना और जातिवाद का विरोध करना सिखाना। देखिए जातिवाद बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ हो गई है। जातिवाद का मतलब है कि जो सही है उसका साथ देना, न कि जाति दे करके कि यह हमारे सहपाठी है या हमारा दोस्त है, ये हमारी बिरादरी का है तो ये जो भी करेगा उसको में हम उसका साथ देंगे, ऐसा नहीं करना। जो सही है उसका साथ देना। तो ऐसी शिक्षा प्रदान की जाती है प्राथमिक शिक्षा में। इन सभी उद्देश्यों को ध्यान में रख करके प्राथमिक शिक्षा का निर्माण किया गया है, उसके पाठ्यक्रम का निर्माण किया गया है। आगे देखेंगे हम विचारों व भावों के आदान प्रदान हेतु मातृभाषा का विकास करना। बालक अपनी मातृभाषा का जब विकास कर लेगा तो वह अपने मनोभावों को व्यक्त कर सकेगा किसी के समझ, अन्यथा वह व्यक्त नहीं कर सकेगा। ठीक है, आगे देखेंगे हम व्यावहारिक समस्याओं के समाधान हेतु गणितीय संक्रिया का ज्ञान कराना। देखिए गणितीय संक्रिया का ज्ञान कराने से मतलब है कि जोड़ घटाना गुणा भाग, यह जो बेसिक चीज़ें हैं यह बालक को आनी चाहिए। यह प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य के अंतर्गत रखा गया है कि जो बेसिक स्तर की चीज़ें, दशमलव का जोड़ घटाना गुणा भाग, ठीक है, गुणा जोड़ घटाना भाग, भिन्नों का जोड़ घटाना गुणा भाग, ये सभी दशमलव पत्ती का ज्ञान, इसके बाद स्थानीय मान का ज्ञान, ये सभी जो नॉर्मल चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं, इन सभी का ज्ञान बालक को होना चाहिए जिससे कि वह व्यवहारिक जीवन में कुशलतापूर्वक वह निर्वहन कर सके। आगे देखेंगे हम स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी प्रदान करना व शारीरिक श्रम हेतु जागरूक करना। स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी प्रदान करने मतलब है कि बच्चों को सिखाया जाता है स्कूलों में कि नाखून काट के आओ, बाल छोटा छोटा रखो, ठीक है, रोज़ नहा करके आओ। तो स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी प्रदान करना भी प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य है। और शारीरिक श्रम हेतु बालकों को जागरूक करना कि आप मेहनत करिए, घर पे जो बड़े कहते हैं उनके आज्ञा का पालन करिए। ऐसा करने के लिए उनको जागरूक किया जाता है। पेड़ पौधे लगाइए, ठीक है, जब पेड़ पौधे लगाएंगे तो शारीरिक श्रम करेंगे, अपने माता पिता के कार्यों में हाथ बटाइए, सहयोग करिए। तो ऐसा उनको बताया जाता है, सिखाया जाता है। तो यह भी उद्देश्य है कि बालक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो और शारीरिक श्रम हेतु भी जागरूक हो। आगे देखेंगे हम 9वां उद्देश्य है विभिन्न धर्मों के उपदेशों व शिक्षा से परिचित करना। क्योंकि हमने बताया कि भारत विभिन्न धर्मों का देश है, तो विभिन्न धर्मों के उपदेशों, उपदेश का मतलब है जो विभिन्न धर्मों के पैगंबर थे, ठीक है, जो महान संत हुए, महान विचारक हुए, महान समाज सुधारक हुए, उनके उपदेशों का ज्ञान कराना बालक को तथा उनकी दी गई शिक्षा से बालकों को परिचित कराना। जैसे कि अगर हम सनातन धर्म की बात करें तो शंकराचार्य का व्यक्तित्व कैसा था, कैसे वो महान बने, उन्होंने क्या क्या कार्य किए, उनके क्या उपदेश थे, उसका ज्ञान कराना। ईसाई धर्म में ईसा मसीह के बारे में बताना। उसके बाद मुस्लिम धर्म में जो मोहम्मद साहब हैं उनके उपदेशों का, उनके बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में ज्ञान प्रदान करना। तो कहने का अर्थ यह है कि बालक सभी धर्मों, जो भी धर्म हैं, उनके पैगंबर हैं, उनके विचारक हैं, समाज सुधारक हैं, उनके जो मूल भावनाएं हैं, जो मूल चीज़ें हैं, जो उनके व्यक्तित्व हैं, जिससे कि बालक के व्यक्तित्व का विकास हो सके, उन सभी सकारात्मक बातों को बालक को बताना, जिससे कि वह सर्वधर्म समभाव, ध्यान दीजिएगा, सर्वधर्म समभाव की भावना का उसके अंदर विकास हो सके। यानी सारे धर्म बराबर हैं, सारे धर्मों के मूल भी बराबर हैं। आगे देखेंगे हम बालकों को सामाजिक, नैतिक व सांस्कृतिक ज्ञान प्रदान करना। यानी बालकों को सामाजिक मतलब कि बालकों को समाज में रहना है तो किस तरह से समाज में रहना, किसी गाली नहीं देना है, ठीक है, अपशब्द नहीं बोलना है। आगे बात नैतिक व सांस्कृतिक ज्ञान प्रदान करना। नैतिक मतलब
जब भी घर से निकलो तो बड़े का आशीर्वाद लेकर के निकलो, यह नैतिक ज्ञान के अंतर्गत है। सांस्कृतिक मतलब हमारे जो त्यौहार हैं, हमें त्यौहार किस तरह मनाने चाहिए, होली के त्यौहार किसी पर कीचड़ नहीं फेंकना चाहिए, ऐसा ज्ञान प्रदान करना भी प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य के अंतर्गत आता है। आगे पर्यावरण प्रदूषण के प्रति जागरूक करना। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, पर्यावरण प्रदूषण। चूँकि प्रदूषण की समस्या आज के समय की ज्वलंत समस्या है, तो प्रदूषण की समस्या के प्रति भी उनको ज्ञान प्रदान करके उनको जागरूक करना, ताकि वे हरे पेड़ पौधे लगा सकें, उनकी देखभाल कर सकें तथा पर्यावरण के प्रति जागरूक हो सके और ऐसा कोई कार्य न करें जिससे कि पर्यावरण को हानि पहुँचे और अन्य लोगों को भी वो जागरूक कर सके। क्योंकि छोटी बच्चों की बातों का प्रभाव असर जो होता है वो बहुत ही शीघ्र होता है। ठीक है, तो ये रह गई सारी चीज़ें आपके 11 उद्देश्य हमने बताया प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य। एनसीईआरटी ने राष्ट्रीय पाठचर्या की जो रूपरेखा प्रस्तुत की है उसके अनुसार यह 11 मुख्य और महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। ठीक है, आप एक स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए और लेने के बाद फिर मैं आपको अभी बताता हूँ कि प्राथमिक शिक्षा की पाठचर्या क्या है। ठीक है, थोड़ा सा बगल हट जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। हो गया होगा। अब हम बात करेंगे पाठचर्या की। अच्छा, बीएड 4th सेमेस्टर के लिए लोग कह रहे हैं क्लास चलाने के लिए, तो मैं एक चीज़ बता देता हूं कि बीएड 4th सेमेस्टर के लिए मैंने बता, हम लाइव आते हैं और क्लास लेते हैं तो उसमें कोई क्लास देखता नहीं है, और उसके बाद आप लोग इतनी कमेंट आएंगे आपके साथियों की, आप लोग के तो नहीं आ रहे हैं, मान लीजिए आपकी क्लास चल रही है, लेकिन आपके साथियों के इतने कमेंट आएंगे कि मैं परेशान रहता हूँ। मैंने ऑलरेडी बता दिया कि बीएड 4th सेमेस्टर की जो क्लासेस है वो मई से चलेंगी, तो अभी आप कितना भी कमेंट कर लिए हम क्लासेस नहीं चला सकते हैं। और रह गई बात कि अगली क्लास सर जल्द से जल्द लाइए, कमेंट आता है, तो अगली क्लास जल्द से जल्द तभी आएगी जब आप इस क्लास का व्यू 300 से ऊपर करेंगे। आप 300 से ऊपर हमारे क्लास का व्यू करिए, हम तुरंत आपको अगली क्लास प्रदान करेंगे। और 300 मुझे नहीं लगता है कि जहाँ 13 सब्सक्राइबर हैं वहाँ पे 300 व्यू कुछ मायने रखता है। ठीक है, हालांकि वो बाद में बढ़ता है, जब परीक्षा का समय आता है तो 300 जो है वह धीरे धीरे 3000 हो जाता है, वो अलग की बात है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि जब परीक्षा आ जाती है सर पे तभी पढ़ना शुरू करते हैं, ऐसे लगता है कि फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिए हैं और सेकंड में तो प्रमोट हो ही जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, इस बार सेकंड की परीक्षा होगी तो तैयारी मन लगा के करिए। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा की पाठचर्या की बात करेंगे हम। पाठचर्या, प्राथमिक शिक्षा की जो पाठचर्या है इसी के संदर्भ में हम बात करेंगे। तो देखिए, प्राथमिक स्तर की जो पाठचर्या है, यानी प्राथमिक स्तर कहते किसे, हम जानते हैं कि कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 8 तक को हम प्राथमिक शिक्षा कहते हैं। इसी में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक आता है। तो सबसे पहले देखें कक्षा 1 व 2 के लिए क्या निर्धारित की गई है पाठचर्या। कक्षा 1 व 2 के लिए देखिए, कक्षा 1 व 2 के लिए 3 चीज़ें निर्धारित की गई हैं। कितनी चीज़ें निर्धारित की गई हैं? 3 चीज़ें। पहला है, दूसरा है और यहाँ पे तीसरा हो जाएगा। देखेंगे हम। देखिए, पहले है गणित। पहला क्या है? गणित का ज्ञान। कक्षा 1 व 2 में भी जोड़ घटाना, ठीक है, कि चीज़ें आती हैं तो गणित का ज्ञान कराना, गिनती है, पहाड़ा है, उल्टी गिनती है, इन सभी का ज्ञान। स्वास्थ्य का ज्ञान, ठीक है, स्वास्थ्य का ज्ञान भी इसमें आता है। क्या हमेशा नाखून काटो, रोज़ नहा करके आओ, साबुन से नहाओ, खाना खाने के बाद हाथ धो, खाना खाने से पहले हाथ धो, ठीक है, ये सभी सारी चीज़ें का ज्ञान कराया जाता है बालक को। तो स्वास्थ्य का ज्ञान भी पाठचर्या में शामिल है कक्षा 1 और 2 के। और तीसरा है मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा। चूँकि जो क्षेत्रीय भाषा होती है वही मातृभाषा होती है, तो मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान। देखिए, क्षेत्रीय भाषा का या मातृभाषा का ज्ञान प्रदान करना, ये कक्षा 1 व 2 की पाठचर्या में शामिल है। गणित, स्वास्थ्य का ज्ञान और मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा। ठीक, आगे देखेंगे हम कक्षा 3 से कक्षा 5 के लिए। तो कक्षा 3 से 5, कक्षा 3 से 5 में भी वही हालात हैं जो कक्षा 1 से 2 वाले में है। देखिए, इसमें भी वही चीज़ें हैं। क्या है? गणित है,
ठीक। और दूसरा है मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, यहाँ पे वही चीज़ें हैं, मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान प्रदान करना, ठीक है। और ये हो गए 2 आपके। और तीसरा आपका जो इसमें है वह आता है पर्यावरण अध्ययन, ठीक है। आगे है पर्यावरण अध्ययन। चूँकि बालक थोड़ा बड़ा हो जाता है तो पर्यावरण के बारे में इसको जानकारी प्रदान की जाने लगती है। अध्ययन, पर्यावरण अध्ययन भी इसमें आपको कराया जाता है जो छोटे छोटे बालक हैं उनके लिए, ठीक है। और एक चीज़ में और आती है स्वस्थ जीवन की कला। तो स्वस्थ जीवन की कला को हम इसके अंतर्गत ही रख लेंगे कि स्वास्थ्य का ज्ञान, ठीक है। ये हो गया चौथा। ये 4 आएंगे इसमें, स्वस्थ जीवन की कला, स्वस्थ जीवन की कला, ये 4 हैं। कक्षा 3 से कक्षा 5 के बीच का जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, वह इसी के इर्द गिर्द पूरा निर्माण किया गया है। पहला है गणित, पर्यावरण अध्ययन, स्वस्थ जीवन की कला और मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान प्रदान करना। यह होगी कक्षा 3 से कक्षा 5 के लिए। अब हम देखेंगे आगे कक्षा 6 से कक्षा 8 के लिए। तो 6 से 8 के लिए देखेंगे, 6 से 8 के लिए सभी चीज़ें आप जानते ही हैं। पहला है सामाजिक विज्ञान, पहला है हमारा सामाजिक विज्ञान। उसके बाद त्रिभाषा सूत्र क्या है वो मैं आगे भी पढ़ाऊंगा आपको, फिलहाल मैं यहाँ बता दूंगा। सामाजिक विज्ञान, त्रिभाषा, उसके बाद है गणित, जो गणित कहीं छोड़ के जाने वाली है नहीं, गणित का पीछा छूटेगा नहीं, ठीक है। उसके बाद है विज्ञान और प्रौद्योगिकी, विज्ञान व प्रौद्योगिकी, आप सभी ने कक्षा 6 से 8 में ये सही चीज़ें पढ़ी होंगी। उसके बाद है कला, एक है हमारा अंत में कला का भी ज्ञान कराया जाता है, ठीक है। और रह गई सबसे मुख्य चीज़ जो कि सब में है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो इसमें भी होगी कि स्वास्थ्य या हम कह सकते हैं इसको स्वस्थ जीवन की कला, स्वस्थ जीवन कौशल कर सकते हैं यहाँ पे हम, स्वस्थ जीवन कौशल, ठीक है। तो ये कितने हो गए, नंबरिंग कर लेते हैं इसको हम। पहला है सामाजिक विज्ञान, दूसरा है त्रिभाषा, तीसरा है गणित, चौथा है हमारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पांचवा है कला और छठवां है स्वस्थ जीवन कौशल। यानी कि कक्षा 6 से कक्षा 8 के लिए आपके पहले है सामाजिक विज्ञान, दूसरा है त्रिभाषा, तीसरा है गणित, चौथा है विज्ञान प्रौद्योगिकी, पांचवा है कला और छठवां है स्वस्थ जीवन कौशल। चीज़ें सारी समझ में रहे होंगे आप, बताने का सत्ता है नहीं, क्योंकि छोटे बच्चे तो है नहीं, पढ़ करके ही आए हैं कक्षा 6 से कक्षा 8 में, ठीक है। कोई ऐसा होगा जो कक्षा 6 से कक्षा 8 में नहीं पढ़ा होगा तो कमेंट करके मुझे बताएगा कि मैं नहीं कक्षा 6 से कक्षा 8 में पढ़ा हूँ, मैं सीधे कक्षा 9 में आ गया और क्लास किया और मुझे सारी चीज़ें समझ में आने लगी। तो अगर वैसा कोई बालक हो या प्रशिक्षणार्थी हो, भाई बहन हो, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा, क्योंकि जब तक कि नींव मजबूत नहीं होगी तब तक आप आगे की चीज़ें नहीं समझ सकते। जो 6, 7, 8 पढ़ा ही नहीं है वो 9 सवाल नहीं लगा पाएगा, यह लिखित है, ठीक है। तो खैर अलग की बात है वो। तो हम आज अध्ययन किए प्राथमिक शिक्षा का अर्थ, प्राथमिक शिक्षा भारतीय संविधान के अनुसार क्या है, उसके बाद आयोग के अनुसार क्या है, पंचवर्षीय योजना के अनुसार क्या है प्राथमिक शिक्षा का स्वरूप। इसके बाद हमने जाना कि प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं और प्राथमिक शिक्षा की पाठ्यचर्या कक्षा 1 से 2 के लिए, 3 से 5 के लिए और 6 से 8 के लिए किस प्रकार की निर्मित की गई है। और यह जो निर्मित की गई है इसी को लेकर के, इसी को ध्यान में रख करके पाठ्यचर्या का निर्माण किया जाता है, चाहे किसी भी विद्यालय की पाठ्यचर्या के हो, क्या किसी भी विद्यालय की किताबें हो, आप देखेंगे तो उसमें गणित जरूर होगा, स्वस्थ जीवन कौशल का इसमें एक किताब जरूर होगी, उसके बाद कला ड्राइंग के लिए भी उसमें किताबें चलेंगी, सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस की भी किताब उसमें होंगी, ठीक है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए शिक्षा प्रदान किया जाता है कक्षा 6 से 8 में। तो इसी के साथ यह क्लास समाप्त होती है, ठीक है। और क्लास को शेयर करिए और क्लास अच्छी लगी तो लाइक करिए, ठीक है।
धन्यवाद।